हेलो, गुड आफ्टरनून। नई वीडियो के साथ दोबारा शुरुआत कर रहा हूँ एक नए चैनल पे आप लोगों के लिए। पुराने चैनल भी है लेकिन उसको मैंने स्पेसिफिक कर दिया है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो ये जो नया चैनल मैंने शुरू किया है, इस पे सिर्फ रीजनिंग की वीडियो आने वाली है। रीजनिंग में भी स्पेसिफिक इस बार से फोकस कर रहा हूँ मैं बैंकिंग में IBPS और SBI, IBPS का क्लर्क और PO दोनों, SBI क्लर्क PO दोनों, और CSAT के जो प्रीवियस ईयर है जो क्वेश्चन सोच कर रहे हैं उस पर बेसिकली फोकस करने वाला हूँ। तो बहुत ही स्पेसिफिक वे में, चूँकि प्रीवियस जो चैनल है हमारा उस पर रीजनिंग की वीडियोज़ है, उस पर बायो के वीडियोज़ है बहुत सारे, और फिर जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ मैं वो सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को एक स्पेसिफिक ही दिया जाए, इसलिए ये शुरुआत करी है मैंने। और चीज़ें सारी वैसे ही रहेगी जैसे अपन पढ़ रहे थे। अपन कैसे पढ़ रहे थे? अपन पूरा टॉपिक वाइज पढ़ रहे थे, पूरा चैप्टर के बाद हमने प्रीवियस ईयर लगाए थे। प्रीवियस ईयर के बाद आपने जो सेट लगाए थे, मॉक टेस्ट साथ में वो लगाए थे, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, चैनल का नेम चेंज हो गया है। ठीक है, चलो। तो आज हम जैसा मैंने शेयर किया आपसे कि रीजनिंग का, तो रीजनिंग ही शुरू करने वाले हैं। लेकिन आज चूंकि पहली वीडियो है इस चैनल पे, तो मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता है कि एक्चुअल में रीजनिंग का जो ये कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उसमें जो मैंने जिस पेपर को फोकस करने की बात की है, उसमें कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं? अगर मैं अदर सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो अदर सब्जेक्ट्स की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। लाइक मैथ्स की बात करें, अपनी इंपॉर्टेंस है उसकी, इंग्लिश की अपनी इंपॉर्टेंस है। मैथ्स की बात करें तो जनरल अवेयरनेस, जो मनी बैंकिंग फाइनेंस है, उसका अलग अपना सीक्वेंस है, अलग इंपॉर्टेंस है उसका, ऑफ कोर्स है। लेकिन उन सब में मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीजनिंग को इसलिए नहीं मानता हूँ कि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, रीजनिंग का टीचर हूँ। मैं इसलिए भी मानता हूँ क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्शन में अगर आपने सही से मेहनत करी तो आप प्रॉपर स्कोर ला सकते हो। मतलब ये कि किसी भी एग्जामिनेशन में गेट थ्रू करने के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो रोल प्ले कर सकता है वो रीजनिंग है, वहीं सबसे ज़्यादा नेगेटिव भी होता है। क्यों? कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि अरे ईजी तो है, कुछ लास्ट के 15 डेज या मंथ कुछ सेट्स लगा लेते हैं और उस बेसिस पे कर लेंगे, उससे हो जाएगा। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, आपको टाइम देने की ज़रूरत होती है। तो पहले तो एक ये मिसकंसेप्शन जितने भी लोगों के दिमाग में है कि ईजी है तो कर लूँगा, मैं बहुत जल्दी कर दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी और उस स्ट्रेटजी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर स्ट्रेटजी की ही बात कर लूँ, अब सबको पता है कि IBPS PO का जो पेपर है वो ऑन द वर्ज है, बहुत जल्दी होने वाला है। तो अपन क्या क्या कर सकते हैं? मेरी सजेशन तो ये रहती है कि सबसे पहले तो आप चैप्टर वाइज गो थ्रू कर लो, सारे ही चैप्टर, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में होने चाहिए। कॉन्सेप्ट के बाद अगर पेपर लगाने की बात करें, सेट लगाने की बात करें, तो सबसे पहले ऑनलाइन सेट लगा के 20 मिनट्स में जो 35 क्वेश्चन है वो लगा के कोशिश करने की ज़रूरत मेरी समझ से नहीं है। क्यों? क्योंकि अनटिल अनलेस आप अब सारे क्वेश्चन तक आपकी रीच नहीं बन पा रही है, तब तक टाइम मैनेज करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आपका अगर 20 मिनट्स में पेपर नहीं हो पा रहा है तो आप छोड़ दो या 20 मिनट्स में अटैम्प्ट ना करो। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ ये पहले समझिए। सबसे पहले ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना है। ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाने के पीछे जो बेसिक फंडा ये है कि आप ऐसा रखो कि आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, चाहे टाइम 35 मिनट्स लग जाए, चाहे टाइम 40 मिनट्स लग जाए, चाहे टाइम 50 मिनट्स लग जाए, डजेंट मैटर। आपके दिमाग में बस एक कॉन्सेप्ट इधर होना चाहिए, वो ये कि मेरे को ये 35 में से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो और एटलीस्ट 34 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टाइम जो भी लग रहा है लग जाने दो। और जब ऐसी कंडीशन आपकी होने लग जाए कि आप 30 प्लस 31 2 3 क्वेश्चंस लगा पा रहे हो प्रॉपर टाइम पे, तब एक स्ट्रेटजी बनाओ। और उस स्ट्रेटजी में आपने करना क्या है कि पहले 35 क्वेश्चन आपको जितना टाइम लग रहा था उतने में कर रहे थे, अब उसको एक टाइम बाउंड करो 40 मिनट्स में, 35 मिनट्स में, 30 मिनट्स में, एंड सो ऑन करते करते आप 18 मिनट्स में लेके आओ। जैसे 20 मिनट्स का टाइम गिवन है, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता पूरा 20 मिनट्स, 18 मिनट्स में लेके आओ। और 18 मिनट्स में आपका अप्रोच होना चाहिए कि यू हैव टू अटेम्प्ट 30 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ दोज 30 आपके 30 के 30 करेक्ट होने चाहिए। ऐसा भी नहीं कि 30 अटेम्प्ट कर लिया और 25 करेक्ट हो गया, आपका रेशियो बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो अपने को ध्यान ये रखना है कि 30 अटेम्प्ट करने, 30 करेक्ट करने, पहला तो ये। दूसरा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस पेपर में कितने हैं इसको भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने अगर बोल दिया ये कि रीजनिंग इंपॉर्टेंट है,
सिर्फ मेरे कहे हुए बातों से सुन के इसको समझ लेना अच्छी बात नहीं। एक बार देखते हैं फैक्ट बेसिस पर कि फैक्ट में क्या कहता है। देखो, अगर रीजनिंग में क्लर्क और उसकी दोनों की बात करें, किसकी, पीओ की, सबसे पहले आप एसबीआई क्लर्क की बात कर लो। किसकी, एसबीआई क्लर्क की, और फिर आईबीपीएस क्लर्क की। अच्छा, क्लर्क की बात करें चाहे एसबीआई या आईबीपीएस, दोनों में आपके अगर प्री की बात कर लें तो प्री में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के कितने मिलने हैं, 35 इधर भी मिलने हैं और 35 इधर भी मिलने हैं। टाइम क्या मिलने वाला है, 20 मिनट्स यहाँ भी मिलने वाला है और यहाँ पर भी कितने मिलने वाले हैं, 20 मिनट्स ही मिलने वाले हैं, सेम ही है। इनफैक्ट मैंने ये क्लर्क की बात करी, अगर पीओ की भी बात कर दो तो पीओ में भी प्री की अगर बात करें तो प्री में नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम मिलेगा, जो टाइम है नंबर ऑफ मिनट्स वो भी सेम मिलेगा, 35 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और 20 मिनट्स का टाइम मिलता है प्री में, ठीक है। लेकिन अगर मेंस की बात कर लें, मेंस सबसे पहले अगर एसबीआई क्लर्क के मेंस की बात कर लें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने मिलेंगे, 50 और मार्क्स कितना मिलने वाला है, 60। अगर आईबीपीएस क्लर्क की भी बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने मिलेंगे, 50 और मार्क्स कितने वाला है, 60 मिलने वाला है। समझ आई बात। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए, साथ में मार्क्स भी बढ़ गया। अब आप बोलोगे कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट है, मार्क्स डिफरेंट है, तो हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें मार्किंग थोड़ी डिफरेंट होती है। सारे क्वेश्चंस मेंस में एक नंबर का नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहीं अगर किसकी बात कर ले, यहीं अगर बात कर ले अपन आईबीपीएस किसकी, पीओ की। अगर अपन आईबीपीएस पीओ की बात कर लें तो पीओ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 45। मार्क्स आपको कितने मिलेंगे, 60। और फॉर्चुनेटली यहाँ पर टाइम भी आपको कितने मिलने वाला है, 60 मिनट्स मिलने वाला। जरा ध्यान से देखो, अगर प्री की बात करें तो प्री में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 होता है, टाइम कितना होता है, 20 मिनट्स, ऑलमोस्ट हाफ होता है। लेकिन अगर मेंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है, 45 और टाइम कितना है, 60। मार्क्स तो है ही 60, टाइम भी कितने मिनट से, 60 मिनट। मतलब क्वेश्चंस के लेवल के आप इमेजिन करो कितना, मतलब बेहतरीन लेवल, कितना अच्छे लेवल का होता है। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि आईबीपीएस पीओ के रीजनिंग की कट ऑफ कई सारे टाइम 3.5 और 4 मार्क्स भी गए, मतलब पेपर का लेवल बहुत शानदार होता है। और वैसा ही एसबीआई पीओ का भी होता है, वहाँ पर आपको बस इस 45 की जगह पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने मिलेंगे, 40 और मार्क्स आपको कितना मिल जाएगा, 60। तो अब हमने समझा कि प्री में और अगर मेंस में, दोनों ही में अगर अपन रीजनिंग की बात कर लें तो ओवरऑल एक एवरेज लेके चले तो 300 के क्वेश्चंस के मार्क्स में अगर आप देखोगे बच्चों तो 300 में ऑलमोस्ट 95 नंबर का जो पार्ट होता है वो रीजनिंग का होता है। और ये 95 नंबर आपके रिजल्ट को बना भी सकता है और आपके रिजल्ट को आपसे दूर भी कर सकता है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि लिटरली ये सेगमेंट सिंपल होता है अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ पढ़ें, अच्छे से पढ़ाई करें तो, ठीक है। ये तो रही पेपर की बात कि किस में कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं एक बार कि सिलेबस का कैसा कंडीशन रहता है। अगर मैंने बात करी आईबीपीएस क्लर्क की, आईबीपीएस पीओ की, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, साथ में सेम सेगमेंट पे रीजनल रूरल बैंक का भी रहता है। हाँ, रीजनल रूरल बैंक में भी आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे वो 40 मिलेंगे आपको और टाइम 25 मिनट्स का मिलता है रीजनिंग के लिए प्री में। और अगर मेंस की बात कर ले तो क्वेश्चंस मैथ्स के भी सेम ही होते हैं, टाइम सिर्फ 20 मिनट्स हो जाता है, वहाँ पर 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस होते हैं। अब अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में अपने को किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ पे कम ध्यान देना है, कौन सा सिर्फ प्री में आता है, कौन सा सिर्फ मेंस में आता है, इसकी समझ होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है, वैसे मैं भी पूरा सिलेबस भी लिखवाऊंगा साथ में, और साथ में अपन ये भी देखेंगे कि हमें कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे टॉपिक है जो आजकल ऑन एंड ऑफ रहने लगे, जैसे ऑर्डर रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग का कुछ सेगमेंट है जो आता है मेंस में, जब अपन ऑर्डर की बात करते हैं 4, 5, 6 पर्सन्स के अरेंजमेंट की बात करते हैं तब। लेकिन ज़्यादातर ऑफ रहता है, मतलब ये कि प्री के एग्जामिनेशन में आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है वो, ठीक है। ऐसे ही कुछ ऐसे टॉपिक है जिसकी पहले बहुत ज़्यादा रीच होती थी, पेपर में 5 नंबर के क्वेश्चंस आते थे, आजकल वो 3 नंबर के, 2 नंबर के ऐसे आने शुरू हो गए। तो पहले एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि बैंकिंग की ही अगर बात कर ले तो बैंकिंग के प्री में कौन कौन सा चैप्टर आता है और बैंकिंग के मेंस में कौन कौन सा चैप्टर आता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको प्री की ही बात बताता हूँ।
अच्छा, अगर मैं प्री मेंशन कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर श्योर हो लो कि इस प्री में न केवल IBPS आएगा बल्कि SBI आ जाएगा। मतलब ये सिंपल सी बात ये कि जितने भी पेपर्स बैंकिंग से रिलेटेड है उसके प्री में सब में ये आपके आने वाले। सबसे फर्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो आपने ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है ना, अल्फ़ाबेटिकल टॉपिक है ना। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ साथ में क्लियर करना चाहता हूँ। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को बहुत ही मिसअंडरस्टूड किया जाता है, बहुत ही सिंपल समझा जाता है। जैसे ओवरऑल सब्जेक्ट में रीजनिंग को, उसी तरीके से रीजनिंग के अंदर जब अपन एंटर करते हैं ना तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को थोड़ा सा मतलब ले लिया जाता है कि हाँ यार ठीक है ना, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है। 3 से 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार प्री में भी और मेंस में भी आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और जब वहाँ पे थोड़ा सा भी क्लमजी, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दे दे, कुछ ऐसा दे दे जिसमें आपको कुछ चेंजेस कराने को बोल देता है। ज़्यादातर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में ऐसा ही होता है, जल्दबाजी में अपन अटक जाते हैं। हमें तो ये लग रहा होता है कि कर देंगे और वहीं मुश्किल हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर मेरे साथ चल रहे हो, ये जो सीरीज़ मैंने शुरू किया नया, अगर इसमें साथ चल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ VVI टॉपिक में से एक है। अच्छा खासा टाइम देने की ज़रूरत है। अच्छा खासा टाइम दोगे तो वहाँ जब पेपर का टाइम होगा वहाँ पे कम टाइम में आप कर पाओगे। अगर पहले ही आपने ये मान लिया कि ये प्रॉपर टाइम ना भी दे तो चलेगा, वहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम ले लेगा। एक तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, टॉपिक नंबर फर्स्ट। टॉपिक नंबर सेकंड की अगर बात कर लें तो आपका कौन सा है, ब्लड रिलेशन। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, न केवल प्री के लिए बल्कि मेंस के लिए भी। थर्ड टॉपिक कौन सा है, कोडिंग डिकोडिंग। 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में आता है, आता ही रहेगा। अगर मेंस की बात कर दें, लॉजिकल कोडिंग पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भी, इस पे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर फोर्थ टॉपिक की बात कर लें, फोर्थ टॉपिक आपके प्री की बात अगर करें तो एक कौन सा आता है आपका, डायरेक्शन और डिस्टेंस। ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस। और फिफ्थ टॉपिक जो मैंने अभी अभी आपसे बोला था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम पूछे जाते हैं, वो कौन सा है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का सेगमेंट। ठीक है, तो ये आपका 5 टॉपिक, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग का सेगमेंट। अब आते हैं टॉपिक नंबर 6 पे। टॉपिक नंबर 6 पे मैं रखना चाहता हूँ किसको, सिलॉग्स को, है ना, सिलोजिज्म जिसको अपन सिलॉग्स बोलते हैं। आप सबको पता है कि इजी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले 5 आते थे, अब ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 आने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी और सिलॉग्स ऑलमोस्ट सेम है, तो वो मैचअप करते रहता है, कभी उसका ज़्यादा, कभी उसका कम, कभी उसका ज़्यादा, ऐसा चलते रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें जब से ओनली वर्ड या ओनली अ फ्यू, मतलब कुछ नए पैटर्न्स जब यूज़ करना शुरू कर दिए गए, बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, अटकते हैं और ज़्यादातर बच्चे गलती करके आते हैं। जहाँ 5 में से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम 2 मिनट में होने चाहिए, 3 से 4 मिनट बच्चे लगा के आते हैं और 5 में से 3 सही करके आते हैं, ब्लंडर करके आते हैं। ये 6। अगर 7th टॉपिक की बात करें तो 7th आपका क्या आने वाला है, इन इक्वलिटी। 8th की बात करें तो आपका कौन सा आ जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, और 9th टॉपिक की बात कर लें तो 9th आपका कौन सा आ जाएगा, पजल। बच्चों ये जो मैंने पूरे 9 टॉपिक लिखे हैं, ये 9 टॉपिक आपका पूरा प्री का सेगमेंट बनाता है। पूरे ही प्री में सिर्फ और सिर्फ यही 9 टॉपिक आएगा, चाहे वो IBPS हो, SBI हो, रीजनल रूरल बैंक हो, क्लर्क हो, PO हो, डजंट मैटर, एवरीवेयर यही आपके टोटल जो 9 टॉपिक है, ये आपके प्री का पूरा सिलेबस बनाता है। यहीं से सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसमें अगर मैं ये पूछ लूँ कि इस 9 टॉपिक में से भी कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मतलब छोड़ ही नहीं सकते, जिसको करना ही करना है, जिसके रोज 2 4 5 क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं, वो वाले सेगमेंट की अगर बात कर लें तो वो सेगमेंट आपका कौन सा है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का। आउट ऑफ 35 अगर प्री की बात कर लें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये कितना देता है, 20। सिर्फ ये 2 टॉपिक मिला के, मतलब अगर आपने इस पे भी बहुत तगड़े से अच्छी रीच बना ली तो आपका पेपर बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि कई सारे पेपर में सेक्शनल कटअप भी, ओवरऑल कटअप भी है, कई सारों में हटा भी दिया गया नहीं है, तो इम्पॉर्टेंट रोल
प्ले करता है। और अगर यही मेंस की बात कर ले तो आउट ऑफ 45 अगर IBPS PO की बात कर ले तो कई बार कितने नंबर्स का आ जाता है, 25 नंबर का। अब समझो सिर्फ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से आप 45 मार्क्स लेके आ सकते हो। इतना आसान भी नहीं है लेके आना, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं। अगर आप सही से प्रैक्टिस करोगे तो आप कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि अगर आसानी से मिल ही जाता तो फिर IBPS PO और SBI का इतना नाम ही नहीं होता है ना। मतलब ये कि पेपर है, अच्छा पेपर है, लेकिन जो लगातार कोशिश करेंगे, जो मेहनत करेंगे, रिजल्ट उनका भी होता है। और रिजल्ट जिनका होता है वो हमारे बीच से ही तो है। और पिछले 9 to 10 ईयर्स का ये मेरा एक्सपीरियंस है कि देखा है, बचा वो लग जाता है। जब बच्चे बैचेज शुरू होते हैं और मैं नए बैचेज में जाता हूँ तो 2-3 दिनों में मेरे को आइडिया ये लग जाता है कि हाँ, मेरा ये वाला बच्चा रिजल्ट लेके जाएगा। कई सारे बच्चों का ऐसा रहता है। हाँ, कई सारे बच्चे ऐसे भी जिसका शुरू में देख के वो एक एक्सपेक्टेशन नहीं बनता, बट धीरे-धीरे वो ग्रो करते हैं साथ में और ग्रो करके रिजल्ट लेके जाते हैं। मतलब सिंपल ये कि बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, कोशिश करने की ज़रूरत। इसमें आपका 20 और 25, अगर उसकी बात करें सिलॉग्स की तो ये 3 to 5 नंबर उसी तरीके से इनइक्वालिटी की कंडीशन रहती है। और अगर इस साइड बात करूं तो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट किसको देने वाला हूं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को देने वाला हूं। VVI, ईजीएस्ट, लेकिन ट्रिकी, टाइम कंज्यूमिंग, इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं पढ़ेंगे सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस और रैंकिंग में से सब में से कभी एक कभी दो, ये आपका पैटर्न रहता है किसका, प्री का। ठीक है, तो हमने अभी देखा सबसे पहले कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद हमने देख लिया कि प्री और मेंस की क्या कंडीशन रहती है, प्री से कितने क्वेश्चन आएंगे वो हमने देख लिया। फिर हमने ये भी देख लिया कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस चैप्टर से थोड़ा सा कम क्वेश्चन आता है। ये आपका सेगमेंट हो गया प्री तक का। अब अगर मेंस की बात करें तो देखो, मेंस में वो जितना टॉपिक थे उसमें से मैक्सिमम रहेंगे, मैक्सिमम क्या सारे ही रहेंगे, बस एडिशन हो जाएगा। जैसे अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात कर लूँ तो कोडिंग डिकोडिंग में न्यू पैटर्न कोडिंग आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं सिलॉग्स की बात कर लूँ तो सिलॉग्स में रिवर्स सिलॉग्स आना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि कुछ एडिशन हो जाता है। अगर मैं डायरेक्शन डिस्टेंस की बात कर लूँ तो कुछ सिग्नल बेस्ड डायरेक्शन डिस्टेंस या कोडेड डायरेक्शन जो आता है वो वाले पार्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है, लेकिन कुछ नया टॉपिक भी है जो प्री में नहीं था वो मेंस में रहेगा और उसको नाम दिया जाता है क्या, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, क्या है वो, लॉजिकल रीजनिंग है वो। अब इसको एक बार ध्यान से देखना, लॉजिकल रीजनिंग में अगर मैं फर्स्ट टॉपिक की बात करूं, जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपका क्या है, स्टेटमेंट अजम्पशन है ना। स्टेटमेंट अजम्पशन बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। क्यों, पहले के पेपर में होता था कि 1-2 लाइन का मिल जाता था आपको स्टेटमेंट, 1-2 लाइन का अजम्पशन अपन कनेक्ट कर लेते थे समहाउ, लेकिन अब पैसेज बेस्ड आ जाता है, थोड़ा से बड़े क्वेश्चंस होते हैं और करंट से रिलेटेड ही किसी टॉपिक में से कुछ पर्टिकुलर वो पुट कर देंगे आपके पेपर में और वहीं से अजम्पशन। दूसरा टॉपिक नंबर 2 की अगर बात करें तो स्टेटमेंट और क्या आ जाता है बच्चों, स्टेटमेंट के साथ क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 3 की अगर बात कर लें तो एक है कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। टॉपिक नंबर 4 की बात कर लें तो कौन सा है, कोर्स ऑफ एक्शन। टॉपिक नंबर 5 डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग। टॉपिक नंबर 6 इज ड्राइंग इन्फ्रेंस। क्या होता है, ड्राइंग इन्फ्रेंस। ठीक है, उसके बाद 2 टॉपिक और है, एक आपका टॉपिक 7th में एक होता है डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल से बाहर रखिएगा इसको, क्या होगा ये, डिसीजन मेकिंग। एक टॉपिक आपका कौन सा है, डिसीजन मेकिंग, और दूसरा जो पहले प्री में पूछा जाता था आजकल प्री में नहीं दिखता है, वो कौन सा होता है, इनपुट आउटपुट या मशीन इनपुट। ठीक है, ये आपके
अच्छा, जैसे प्री की बात कर ली हमने, प्री में मैंने सारे टॉपिक लिखवा दिए। अगर मेंस की बात करें तो वो सारे तो शामिल होंगे ही, उन सारों को मिला के लगभग 30 से 32 क्वेश्चंस बनता है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके 10 to 12 क्वेश्चन दे देंगे। क्यों? क्योंकि रीजनिंग के पार्ट में ही 4 से 5 नंबर का जो सेक्शन आपका रहता है वो कंप्यूटर वाला पार्ट रहता है, तो वो अपने को 3 to 4 नंबर का मैक्सिमम उसमें से मिल जाता है। तो ये आपका सेगमेंट, पहले सेगमेंट में मैंने बात करी थी किसकी? प्री के सिलेबस की। ये आपका होल प्री का सिलेबस है जो यहाँ मेंशन कर रखा है। और प्री के सिलेबस में जो 2 चैप्टर मैंने आपको बताया था, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की कंडीशन, वहीं पर अगर मेंस की बात कर लें तो मेंस में ये सारा सेक्शन कौन सा है आपका? लॉजिकल का, और ये सारे पार्ट्स। ठीक है, छुट्टी होने का टाइम हो गया क्या? अभी क्या टाइम हो रहा है? 9:30 अभी है। ठीक है, तो ये हमने बात करी प्री की और मेंस की। अब चूंकि मैंने बताया था कि आज इस पर्टिकुलर चैनल पे फर्स्ट डे है, तो आज जो मैं शुरुआत करने वाला हूँ, नॉर्मली आपने देखा होगा कि मैं रीजनिंग की शुरुआत करता हूँ बेसिक टॉपिक से, अल्फ़ाबेटिकल, ज़्यादातर सिलॉग्स शुरू कर लिया, कोडिंग डिकोडिंग। आज उस सेगमेंट से शुरू नहीं करेंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक, पजल। और पजल से ही अपन इसकी शुरुआत करेंगे, समझेंगे, एक इंट्रो कर लेते हैं बेसिकली, समझेंगे कि एक्चुअल में पजल होता क्या क्या है, कितने पैटर्न के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और उस पैटर्न में कौन कौन सा वर्ड है जो रोल प्ले करता है। अच्छा, एक बात और, जिस ब्रांचेज में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आज भी कई सारे टाइम इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे बच्चे ये मैसेज कर रहे होते हैं कि सर अगर ये वर्ड लिख दिया गया तो कितने लोगों को अरेंज करना है, ये लिख दिया गया तो कितने फ्लोर अप एंड डाउन करना है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। बस दिक्कत ये हो जाती है कि आप या तो उस टाइम नोट डाउन नहीं करते हो, नोट डाउन करते हो तो उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे और इसमें अटक जाते हो, गलतियां होती है। सबसे पहले समझिए आज हम किसको शुरू करने वाले हैं। हम शुरू करने वाले हैं पजल को। पहले तो ये दिमाग से एक मिसकंसेप्शन निकाल देना है कि पजल है तो बहुत मुश्किल है, पजलस होगा एकदम, कर ही नहीं पाऊंगा मैं, बहुत टाइम लगेगा, ये तो यार बहुत लंबा हो जाता है, पैसेज बेस्ड होता है, कई सारे मिसकंसेप्शन। नहीं, पजल इज समथिंग जिसमें रीजनिंग का ऐसा सेक्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है किसी भी चीज़ के बारे में। हाँ, वो इन्फॉर्मेशन एक प्रॉपर वे में नहीं होता है, एक एम्बिगुअस फॉर्म में दिया जाता है। आपको उसको रीड आउट करना है, डॉट्स कनेक्ट कर लेने हैं, और अगर आप सक्सेसफुली डॉट्स कनेक्ट कर लेते हो तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे बच्चों को थ्रू आउट जो एंटायर मेरा करियर रहा है उसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा ऐसा देखा है जो अजम्पशन बनाने से भागते हैं। उसके पीछे 2 रीज़न वो देते हैं। पहला तो ये कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, दूसरा तो ये कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं तो एक ही अजम्पशन में कर देता हूँ, और ये दोनों आपका नुकसान कराती है। अगर आप पजल सॉल्व कर रहे हो, कभी भी अजम्पशन बनाने से मत भागो। 2 बन रहा है, 2 बनाइए, तीसरा बन रहा है, तीसरा भी बनाओ अजम्पशन। इसमें देखो, इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आप अजम्पशन फ्रेम कर रहे होते हो ना, तो इधर कुछ स्टोर रख करके चलने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोई भी स्टेटमेंट पढ़ा, आपने पढ़ा कि ए इज़ 2 फ्लोर अबव बी, और आपको नहीं पता चल रहा है, या देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन ए एंड बी, आपको नहीं पता चल रहा अप है या डाउन है। फ्रेम करो ना जल्दी से, एक में अप और एक से डाउन में अरेंज कर दो, तुरंत हो जाएगा वो। दूसरा जो कंडीशन ये रहता है, लोगों का ये कहना है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। जब आप एक अजम्पशन बना रहे होते हो, आप उसी में सोच रहे होते हो, आप उसी में हौच-पौच एकदम मचा के रखते हो। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा अजम्पशन बनाते हो, बहुत ही फ्रीली, सिंप्लीफाइड वे में, जल्दी से क्विकेस्ट फॉर्म में कर पाते हो। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं वैसा करता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा 10 to 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस कहता है। जिन बच्चों के साथ भी मैंने काम किया है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड रहे, फॉलो किया है, आप भी फॉलो करें। ज़िद पे या किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है कि मैं एक ही अजम्पशन में कर देता हूँ। तो मैं स्पेसिफिक नाम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जिन बच्चों के बारे में भी मैं बोल रहा हूँ उनको पता है कि मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। ज़िद से हटो, अपने को रिजल्ट लेना, अपने को नहीं दिखाना कि हमने एक ही में कर दिया है। एक में करके कोई तगमा आपको मिलने से रहा। आईबीपीएस वाले तो आएंगे नहीं, एसपीआई वाले आएंगे नहीं आपको वो फूल माला चढ़ाने, है ना। अपने को रिजल्ट लेना है तो ध्यान से उसको करना है। तो सबसे पहले अच्छा आप देखो, अगर पजल की बात कर ली तो मैंने आपसे ये बता दिया कि इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होती है। हाँ, प्रिटी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, एम्बिगुअस फॉर्मेट में होता है, अग्री करता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन सही से रीड करें। डॉट्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, अच्छे कनेक्टिविटी के हिसाब से अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, पजल में
सबसे पहले अगर पार्ट की बात करें तो सबसे पहला और सिंपल फ्लोर बेस्ड पजल होता है। फ्लोर बेस्ड का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि देयर आर 7%, 8%, 10%, 12%, 16% सिटिंग इन अ बिल्डिंग, है ना, स्टेइंग इन अ बिल्डिंग, और वो एक दूसरे के ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं। ये वाली कंडीशन, सबसे नीचे वाले को फ्लोर नंबर फर्स्ट मान लेते हैं एंड सो ऑन अपवर्ड चलना पड़ता है और उसी में अपन उसका देते हैं। लेकिन अब ना फ्लोर वाली कंडीशन भी सिर्फ एक जैसा पहले पूछे थे वैसा नहीं पूछता है। इसके अंदर 3 कंडीशंस आ जाते हैं। पहला, जिसमें सिंपल फ्लोर की कंडीशन दी जाती, कुछ खास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, सिंपल होता है थोड़ा सा, प्री में ज़्यादातर पूछा जाता है। अगर दूसरे की बात कर लें तो इसमें फ्लोर के साथ साथ कौन सी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है? फ्लैट की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे क्या दिया जाएगा कि देयर आर 8% लिविंग इन 2 स्टोरी बिल्डिंग, समझ आई बात, जिसमें 2 फ्लैट्स हैं। ये 4 स्टोरी बिल्डिंग जिसमें 2 फ्लैट्स हैं, हर फ्लोर पे 2-2 फ्लैट्स हैं और उसमें फ्लोर नंबर 1 2 3 4 जैसे फ्लैट नंबर ए दे देगा और फ्लैट नंबर बी दे देगा और तब आपको अरेंजमेंट करनी होती है। अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, आसानी से कर सकते हैं। थर्ड, जब इस फ्लोर के साथ या फ्लैट के साथ वो क्या दे देते हैं? कुछ वेरिएबल्स पुट कर देते हैं। कुछ क्या कर देते हैं? वेरिएबल्स पुट कर, जैसे इन्फॉर्मेशन दे है कि देयर आर 8% ABCDEFGH staying in a building and working in different companies and likes different cars। जैसे वेरिएबल्स पुट कर देते हैं तो थोड़ा सा पजल मतलब ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि नामुमकिन हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सॉल्व करने में, थोड़ा टाइम आपको लग जाएगा। नॉर्मल जहाँ 2 से ढाई 3 मिनट में लगता है, आपको वहाँ पर 5 से 6 मिनट तक का टाइम जा सकता है। लेकिन इतना पजलस फॉर्मेट में इतना मुश्किल सा अगर पजल की बात करें तो वो आता भी मेंस में, प्री में इतना मुश्किल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका किसका है? फ्लोर बेस का है। अच्छा, फ्लोर के बाद जो पजल का दूसरा पार्ट है वो कौन सा है? बॉक्स है। अच्छा देखो, फ्लोर और बॉक्स में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होता है। जैसे फ्लोर वन अबव द, है ना, एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के नीचे अरेंज करते हैं। अगर अपन बॉक्स की भी बात कर लें तो बॉक्स की भी अरेंजमेंट ऑलमोस्ट सेम होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। हाँ, कई बार जैसे मैंने बोला आपको कि फ्लोर या फ्लैट में वेरिएबल्स पुट कर देते हैं, वैसे ही कई बार बॉक्स में आपको बोल दिया जाएगा कि देयर आर 10 बॉक्सेस केप्ट वन अबव अनदर, एंड उस बॉक्स के अंदर भी कुछ चीज़ें रख दी जाएगी, उस बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ चॉकलेट्स पुट कर दिए जाएगा, उस बॉक्स का डिफरेंट कलर दे दिया जाएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चंस बॉक्स से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो पैटर्न है, जो बेस है, वो एग्जैक्टली सेम होता है, बहुत डिफरेंट नहीं होता है। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड की अगर बात कर लें, थर्ड में मैं रखना चाह रहा हूँ किसको? थर्ड में एक ये कैटेगरी बेसिस पे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, वो बाकियों से डिफरेंट कैसे है? इसमें सिंपल कैटेगरी बेसिस में क्या हो जाता है, कुछ बेस नहीं दिया जाता। जैसे फ्लोर है, फ्लोर में अपन बेस 1 to 8 कर लेते हैं। बॉक्स है, उसमें अपन फ्लोर बेसिस पे अरेंज कर सकते हैं उसको। कैटेगरी बेसिस में कैसा क्वेश्चन रहेगा कि देयर आर 8 डिफरेंट पर्सन्स बिलोंग्स टू 8 डिफरेंट सिटीज लिविंग इन 8 डिफरेंट सिटीज, या लाइक्स 8 डिफरेंट मोबाइल फोन्स, या लाइक 8 डिफरेंट कार्स। ऐसा मतलब ये कि डायरेक्ट कुछ बेस बनाने का नहीं, लेकिन ये भी उतना मुश्किल नहीं। इसके 2 पैटर्न से अपन सॉल्व कर सकते हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ेंगे अपन इसको, 2 पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। पहला पैटर्न ऐसा कि किसी एक को बेस मान लो, उसको अरेंज कर लो, उसके बेसिस पे अरेंजमेंट। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये रहता है जैसे गिवन हो क्या कि ABCDEFGH 8 पर्सन है और 8 डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं और 8 डिफरेंट कार पसंद करते हैं। तो पहले लाइन में इन्फॉर्मेशन दिया रहता है कि ए लाइक्स डिफरेंट सिटीज़ एंड डज नॉट बिलोंग टू डिफरेंट सिटीज़, ऐसा कुछ करके। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। तो जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दी गई ना उसको साथ साथ पुट करते चलो और नेगेटिव को भी साथ में पुट कर लो। जैसे एक अपने मन, जैसे मैं बनाता हूँ कि मैंने जिस पर्सन को पुट किया उसके राइट में अगर किसी भी चीज़ को पुट करूँगा तो पॉजिटिव होगा और लेफ्ट में किसी भी चीज़ को पुट करूँगा तो नेगेटिव होगा। और हमेशा मैं यही फॉलो करता हूँ, दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि अगर मैंने पूरा डेटा पुट कर दिया, एक भी कनेक्टिविटी नहीं मिली, बाद में जब ध्यान से देखता हूँ तो मेरे को ये याद रहता है अच्छा लेफ्ट में लिखा है तो नेगेटिव होगा, राइट में लिखा है तो पॉजिटिव होगा। थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। ये होता है कैटेगरी बेसिस का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पे। अच्छा, फोर्थ पे
वैसे तो इसको मैं नेम लिख देता हूँ एजेज, ठीक है ना, एजेस। बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एजेस का मतलब ये कि इसमें अब थोड़े से कैलेंडर्स को यूज़ कर लिया जाएगा। इसके बच्चे 3 से 4 पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। इसमें कई बार सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ कर लिया जाएगा, वीक का। देयर आर 7 डिफरेंट पर्सन्स बॉर्न इन अ वीक ऑफ 7 डिफरेंट डेज एंड दैट विच स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे एंड वो कहाँ तक चलेगा, संडे तक। ऐसा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि फर्स्ट मंडे को और लास्ट संडे को। तो आपको एक वीक का यूज़ कर लिया जाएगा, उस बेसिस पर आपको अरेंजमेंट करनी होगी। कई बार वेरिएबल्स भी पूछता है, लेकिन ये वाला सेक्शन वीक वाला थोड़ा सा आसान रहता है। दूसरे सेगमेंट की बात कर लें, दूसरे में आपका क्या यूज़ कर लेगा, मंथ यूज़ कर लेगा। मंथ में क्या कि सी देर आर 4 डिफरेंट मंथ्स, January, February, March and April, and 8 person has to go to different cities on 2 dates। कोई भी 2 डेट्स ले लेगा और हर महीने के 2-2 डेट्स पे जाना पड़ेगा। जैसे 5th और 20 2 डेट है और ये चारों महीने के 2-2 डेट पे सब लोग जाएंगे, उसकी आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। इसमें एक बेहतरीन चीज़ ये होता है ना कि इसको भी आप फ्लोर जैसी अरेंजमेंट दे सकते हो, यानी कि जनवरी है, जनवरी का 5th और 20, फिर फरवरी का 5th और 20, मार्च का 5th एंड 20 एंड सो ऑन करके अरेंजमेंट कर सकते हो। थोड़ा सा आसान हो जाता है करना उसका भी। अभी रिसेंट पास्ट में एक सेट लगा रहा था मैं, शायद एसबीआई पीओ का था, प्रीवियस ईयर का मेंस। उसमें एक क्वेश्चन बहुत शानदार गिवन था। उसमें क्वेश्चन गिवन था कि देयर आर 12 पर्सन्स बॉर्न इन 12 डिफरेंट मंथ्स। अब ये 12 डिफरेंट मंथ्स जो थे ना, वो एक साल के नहीं थे, वो 12 डिफरेंट मंथ्स 2 डिफरेंट ईयर्स के थे, बट वो ईयर्स साथ में थे। मतलब समझो मैं क्या कह रहा हूँ, 12 महीने, लेकिन 12 महीने वो जनवरी से शुरू होकर दिसंबर तक नहीं था, कंजिक्यूटिव नहीं था, ऐसा एक साल का कंजिक्यूटिव, लेकिन वो 12 के 12 कंजिक्यूटिव थे। तो शुरू कैसा होगा, ऐसा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने एक साल का। फिर अगले साल का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये वाले। बहुत शानदार क्वेश्चन था। टाइम लगा थोड़ा मेरे को भी सॉल्व करने में, 10 to 12 मिनट का, बट आसान हुआ। लेकिन जब सॉल्व हुआ तो एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया कि हाँ, ऐसा भी पूछा जा सकता है 12 डिफरेंट मंथ्स का। तो मंथ्स वाले में क्वेश्चंस अच्छे बन जाते हैं। अच्छा, अब जिसमें ईयर्स का यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा कि देयर आर 10 डिफरेंट पर्सन्स एंड उसने किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया है कुछ पर्टिकुलर मंथ में या कुछ पर्टिकुलर ईयर में, और उसके बेसिस पे अरेंजमेंट उसकी दे दी जाती है ईयर पे। तो ये जो एजेस वाले में ना, उसमें वीक भी, मंथ भी, ईयर भी, सबका यूज़ किया जा सकता है। कई बार डेज और मंथ को कंबाइंड करके भी कर देते हैं। ये आपके पजल का फॉर्मेट रहता है, ठीक है। अब आते हैं पजलस फॉर्मेट के वन ऑफ द टफेस्ट, जिसको मैं मानता हूँ उस पे, और मैं सजेस्ट भी करता हूँ बच्चों से कि अगर आपके पेपर में 35 में से 5 क्वेश्चन वो आ जाता है, तो ऐसा मान के चलो कि उसको छोड़ के जाना है। 30 जो डिफरेंट है ना, उसमें से एक और छोड़ दो, 2 छोड़ दो, 28 अटेम्प्ट करो, 28 करेक्ट कर लो, कोई ज़रूरी नहीं उस पर जाने की। और वो है कौन सा, वो आप करते हो सिटिंग अरेंजमेंट के साथ किस चीज़ को ऐड कर देते हो, ब्लड रिलेशन को। वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट ऑफ रीजनिंग जो पजल में आता है, दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट प्लस ब्लड रिलेशन, ठीक है। क्या होता है ना, कंकरेंटली आपको सिटिंग भी बनाना है, ब्लड भी बनाना है। ऐसा तो नहीं कि नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल पार्ट होता है। तो ये आपके पजल का पूरा ही फॉर्मेट हो गया। फ्लोर हो गया, बॉक्स हो गया, कैटेगरी हो गया, एजेज हो गया, ये सारे, और इन्हीं सारे से मिलके आपका जो प्री है या जो मेंस है वो आपका बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो बेटा आज के इंट्रो में बस इतना ही। कल से रोज़ 8:30 to 9:30 लाइव आऊँगा मैं, और इवनिंग में, ऑफ कोर्स मॉर्निंग में भी टाइम नहीं है, बिजी है दूसरी जगह सारे शेड्यूल। तो 8:30 to 9:30 इवनिंग में मैं लाइव आऊँगा, और कल से अपन पूरा बैच शुरू करने वाले हैं दोबारा। और मैं इसमें पहला पजल ही पढ़ाऊँगा, और क्योंकि मैंने जैसा लिखवा दिया है पजल के फॉर्मेट में, तो उस हिसाब से मैं सबसे पहले फ्लोर का ही शुरू करूँगा। बेसिक से शुरू करेंगे। मेरे को लगता है कि पजल जैसे ऑफलाइन क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, लगभग मैं 15 क्लासेस ले लेता हूँ पजल के लिए, क्योंकि फ्लोर में 2-3 लेक्चर अलग लगेंगे, उसी तरीके से बॉक्स में लगेंगे, कैटेगरी में लेंगे, सब में अलग अलग थोड़ा सा टाइम मैं लेता हूँ। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक
अच्छे से पढ़ें, प्रिपरेशन शानदार तरीके से, जो भी मिसकंसेप्शन है उसको ख़त्म करके थोड़ा जोर लगा के, सीटें आई है, पेपर हो रहा है, रिजल्ट आप में से ही किसी का होगा जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा। टिल देन स्टे हैप्पी।